शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए शिशुपाल वध से काव्य गुणों की दृष्टि से शिशुपाल वध की समीक्षा बताने जा रहे हैं। महाकवि माघ का परिचय। महाकवि माघ के पिता दत्तक बड़े उदार एवं दानी पुरुष थे। वे अपने यहाँ सबको आश्रय दिया करते थे, जिससे वे सर्वाश्रय दाता इस बिरुद से विख्यात थे। इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था, जो श्री धर्मलात नामक राजा के मंत्री थे। इस महाकवि माघ के स्वरचित कवि वंश वर्णन से इतना ही इनके विषय में परिचय प्राप्त होता है। इनके विषय में यह किंवदंती प्रसिद्ध है कि माघ के जन्म के समय में ही ज्योतिषियों ने इनकी जन्मपत्री को देखकर बतलाया था कि ये अपने जीवन में ही अत्यंत गरीब हो जाएंगे। इस बात को जानकर माघ के पिता ने 1 लाख रुपया प्रति माह के हिसाब से 100 वर्ष के लिए 10-12 करोड़ रुपया सोने की हांडी में भरकर जमीन में गाड़ दिया था, ताकि मेरे पुत्र माघ को जीवन में किसी भी धन की कमी न पड़े। परंतु माघ तो बड़े दानी थे। विद्वानों को एक बार में लाखों रुपया दान में दे देना उनके लिए साधारण सी बात थी। फल यह हुआ कि वृद्धावस्था में ये दरिद्र हो गए। भोज प्रबंध की किंवदंतियों के अनुसार माघ धारा नरेश भोज के राजकवि एवं प्रधान मंत्री थे। अतः निर्धन होने पर इन्होंने कुमुद वन श्री मदम्भोज खंडं त्यजति मुद मुलुकः प्रीति मांस चक्रवाकः इत्यादि पद को लिखकर पत्नी अपनी को उसे लेकर राजसभा में भेजा। भोज ने पद्य को पढ़कर प्रचुर धन दिया। उसे लेकर रास्ते में आते हुए माघ की पत्नी ने उस संपूर्ण धन को याचकों के लिए बांट दिया और घर जाने तक उसके पास कुछ भी न रहा, परंतु घर तक याचकों का तांता बंधा हुआ ही रहा। याचकों को देने के लिए अपने पास कुछ भी न देखकर महाकवि माघ ने अत्यंत दुख से अपने प्राण छोड़ दिए।
प्रातःकाल भोज को जब यह मालूम हुआ तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने महाकवि माघ का अग्नि संस्कार किया। माघ की पत्नी उन्हीं के साथ सती हो गई। कुछ भी हो, इस कथा से माघ की दानशीलता का पता चलता है। शिशुपाल वध की कथा का आधार महाभारत के महापर्व अध्याय 33 से 45 तक की कथा है। महाकवि माघ ने अपनी नवीन उद्भावनाओं से इस छोटी सी कथा को एक 20 सर्ग के महाकाव्य का रूप दिया है। कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, एक आधिकारिक और दो प्रासंगिक। आधिकारिक वस्तु का साक्षात संबंध नायक तथा काव्य के फल से होता है, परंतु प्रासंगिक वस्तु में नायक से भिन्न किसी अन्य का वृत्त रहता है, जिसका परंपराया संबंध काव्य के फल से रहता है। शिशुपाल वध महाकाव्य में शिशुपाल का वध ही आधिकारिक कथा है, जिसका अनेक प्रासंगिक वर्णनों द्वारा विस्तार किया गया है। इस महाकाव्य की कथा को देखने पर प्रतीत होता है कि यह एक घटना प्रधान महाकाव्य है। घटना प्रधान काव्यों में कवि की दृष्टि किसी मुख्य घटना पर होती है और उसका समस्त वस्तु विन्यास उस घटना पर ही केंद्रित रहता है। परंतु रामायण या बुद्धचरित जैसे व्यक्ति प्रधान महाकाव्यों में नायक के समस्त जीवन का परिचय मिलता है। यहाँ कवि की दृष्टि व्यक्ति के जीवन की सभी मुख्य घटनाओं पर रहती है। इस घटना प्रधान शिशुपाल वध महाकाव्य में शिशुपाल का वध ही मुख्य घटना है। अन्य सभी प्रासंगिक वर्णन उसके पोषक के रूप में हैं। यहाँ महाकवि माघ प्रबंध काव्य की इतिवृत्त निर्वाह करता में सफल नहीं कहे जा सकते हैं। इस ओर उनका ध्यान भी नहीं है। मूल कथा पहले, दूसरे तथा 14वें से 20वें सर्ग तक पाई जाती है। इसमें भी कई अप्रासंगिक वर्णनों का कवि ने विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। शेष चतुर्थ सर्ग से त्रयोदश सर्ग तक का वर्णन अनुषंगिक है, जिसका आवश्यकता से अधिक विस्तार आलोचकों को अत्यंत खटकता है। यह कथा के प्रवाह को रोक लेता है। वीर रस प्रधान शिशुपाल वध के पूरे 6 सर्गों में श्रृंगार लीलाओं का वर्णन वीर रस को दबोच सा लेता है। काव्य के मध्य भाग को पढ़ने पर पाठक यह समझने लगता है कि यह श्रृंगार का ही काव्य है। वस्तुतः यहाँ श्रृंगार रस वीर रस की चर्वना में बाधक बन गया। प्रबंध काव्य में संबंध निर्वाह का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को स्वयं महाकवि माघ भी स्वीकार करते हैं। बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णं भिधीयते अनुजितार्थ संबंधः प्रबंधो दुरुदाहरः। अर्थात इच्छा अनुसार बहुत सी असंगत बातें सरलता से कही जा सकती है, परंतु ऐसे प्रबंध को कहना कठिन है
जिसमें पदार्थों की संगति विच्छिन्न हुई हो। वस्तुतः मुख्य घटना के साथ प्रासंगिक बातों का वर्णन वही तक उचित होता है जहाँ तक वे प्रासंगिक वर्णन मुख्य घटना को रोचक बनाकर श्रोताओं को भावमग्न करके रसानुभूति में सहायक सिद्ध हो सके। अतः ये वर्णन पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं होने चाहिए और उनका विस्तार भी मुख्य घटना के अनुकूल होना चाहिए, अत्यधिक नहीं। माघ का यह अप्रासंगिक वर्णनों का अत्यधिक विस्तार कथा के प्रवाह में बाधक होकर रसानुभूति में भी बाधक बन गया। धन्यवाद।